हाँ, लास्ट क्लास ना वो उस टाइम पीपीटी हैंग कर गया था, तो लास्ट क्लास का शायद जो पीपीटी है वो सेव नहीं हो पाया था, तो वो शायद अनअवेलेबल है। शायद किसी ने ग्रुप में बोला था ना पीपीटी शेयर करने के लिए। यस सर। हाँ, तो वो पीपीटी नहीं हो पाया क्योंकि वो सेव नहीं हो पाया था उस टाइम। लेकिन अब से मैं ये करूंगा कि जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो हर एक स्लाइड को मैं सेव कर दिया करूंगा, तो इस तरीके से अगर हैंग वगैरह कुछ किया भी तो अपना भाई कम से कम रहेगा साथ में। ठीक है, तो चलो फिर मैकलिफर्टी स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग कर दो उसमें कि मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट। मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट। हाँ, मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट। अब इसके बारे में सबसे यूनिक पॉइंट ये है कि मोस्ट इजी वे टू आइडेंटिफाई है ना ये कि m बाई जेड अगर इवन वैल्यू आ रहा है ना कोई भी मास स्पेक्ट्रा में, तो देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वहां पर मैकलिफर्टी हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप यही लिख लो कि व्हेन द फंक्शनल ग्रुप, या फिर ऐसे कर लो कि when the compound is having when the compound is having when the compound is having gamma hydrogen when the compound is having gamma hydrogen or or hydrogen on the third carbon atom, or hydrogen on a third carbon atom from the radical cation of सर एक बार रिपीट कर दीजिए। when the compound is having gamma hydrogen or hydrogen on third carbon atom, or hydrogen on third carbon atom of third carbon atom नहीं third carbon atom away from radical cation of carbonyl alkene benzene then that gamma hydrogen is transferred to charge site via 6-membered cyclic transition state in a concerted manner. Along with concurrent cleavage of alpha beta bond and
formation of pi bond between beta and gamma carbon, between beta and gamma carbon। अब इसमें आप जैसे एग्जांपल में आप कोई भी एक जनरल ले लो कि ये अपना जेड से लगा हुआ है और ये फॉर एग्जांपल कोई भी अपना ये वाई, और तो बेसिकली हो क्या गया, और यहाँ पर मैंने लगा रखा है सपोज दैट ये अपना रेडिकल साइट है और इधर अपना कुछ भी ऐसे आर लगा हुआ है। तो क्या कह रहा है, थर्ड कार्बन एटम अवे फ्रॉम रेडिकल साइट, तो रेडिकल साइट अपना ये वाला है, तो ये वाला हो गया अपना फर्स्ट कार्बन, ये हो गया अपना सेकंड कार्बन, ये वाला हो गया अपना थर्ड कार्बन। ठीक है, नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं, इसको ये बेसिकली थर्ड कार्बन एटम मतलब कि ये तो पूरा साइड फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, और ये अपना फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, इसी को अगर आप अल्फा बीटा से नाम दे दो तो ये हो गया अपना अल्फा पोजीशन, ये वाला अपना बीटा पोजीशन हो गया, और ये अपना गामा पोजीशन हो गया। अब ये जो वाई है ना, ये कुछ भी हो सकता है अपना, ये अपना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी अपना ये हो सकता है। ठीक है, और जबकि ये जेड जो है ना, ये भी अपना कुछ भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी अपना ये हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें होगा क्या कि ये जो अपना हाइड्रोजन है ये चला जाएगा इधर को, और ये दोनों अपना बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ से अपना ये बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा ये एथीन का, या फिर अगर आप आर लगाना चाहो तो आर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस अपना बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा जेड एच, ये इस तरीके से, और फिर इसमें आप लगा दोगे, अपना लिख दोगे ये कार्बन रेडिकल कटायन हो गया ये। अब ये है जो न्यूट्रल फ्रैगमेंट निकला है, न्यूट्रल फ्रैगमेंट, इट मींस इसका जो m/z है ना, ये इवन पर आया है। अब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पहले ही बोल रखा हूं मैं कि इट कैन डिटेक्ट ओनली चार्ज्ड स्पीसीज, तो ये जो न्यूट्रल फ्रैगमेंट है इसका कुछ नहीं हो सकता, ये सिंपल बाहर निकल जाएगा, इसका कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा जो पाथ वगैरह है, क्योंकि इसमें चार्ज ही नहीं है, और केवल इसको हम करेंगे डिटेक्ट। तो इसका मास कितना ये कैसे मालूम कर लेंगे, मान लो कि इसका मास, इसका ए दिया हुआ है और इसका मास इन्होंने बी दिया हुआ है, तो इसका मास बी माइनस ए इसका मास हो जाएगा। तो इस तरीके से मालूम कर लेंगे कौन सा स्पीसीज अपना बाहर निकल रहा है। अब इसी को हम अप्लाई करेंगे अलग अलग स्पीसीज पर। सर ये m/z आपने इवन लिखा है, हाँ, ये पूरे मॉलिक्यूल का है या फिर इसका रेडिकल वाले का है? ये वाला पूरा इसका है ना, ये पूरा जो रेडिकल है ये वाला इसका है इवन? हाँ, इसका इवन है। ये तो पहले स्टार्ट में मैंने रूल्स बता दिया था ना कि अगर इवन वाला है तो इवन मास से इवन मास तभी आएगा जब कोई न्यूट्रल फ्रैगमेंट निकल रहा है। उस दिन बताया था ना एग्जांपल, सारा वो रूल्स बताया था एक बारी, बताया था सर। तो साथ में ये भी लिख देना कि m इवन वैल्यू ऑफ m/z, इवन वैल्यू ऑफ m/z, even value of m/z, even value of m/z indicates McLafferty rearrangement, McLafferty rearrangement। ठीक है, अब लिखो McLafferty in carbonyl, McLafferty in carbonyl, McLafferty in carbonyl, और इसमें लिखो it must have gamma hydrogen to do so।
तो जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स बेसिकली इसमें भी आप एक जनरल स्टेप्स ऐसे लिख सकते हो कि इसी को ना बीटा क्लीवेज भी कहते हैं, कि जो यहाँ पर अल्फा बीटा बॉन्ड टूटा है ना, इसी को बीटा क्लीवेज भी कह सकते हैं। तो आप कार्बोनाइल के जस्ट ऊपर में ही लिख दो इस चीज को, जस्ट यहाँ पर इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं कि जनरल स्टेप यही हो रहा है कि गामा एच अब्स्ट्रैक्शन अल्फा बीटा बॉन्ड क्लीवेज, इसी को ये लोग बीटा क्लीवेज भी कहते हैं। और क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड ऑन बीटा गामा बॉन्ड। तो ये तीन चीज इसमें हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसका भी कुछ वैसा ही होगा। तो सीधा चलते हैं, एग्जाम्पल पर ही चलते हैं। तो जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल ये है कि क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन, ये हो गया अल्फा बीटा गामा और एंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो अब फर्स्ट वाले केस में क्या होगा कि इसमें ना ये देखो अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर ये गामा हाइड्रोजन यहाँ पर अवेलेबल है, बट ये फर्स्ट सेकंड वाले केस में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो मैं सिंपल ऐसा करके शो करूंगा पहले कि पहले तो भाई अपन इसका ये बनाएंगे कि पहला वाला स्टेप्स हर बार कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये वाला अपना ऐसे और कर देंगे माइनस इलेक्ट्रॉन, और इसको रेडिकल कटायन बना दिया है आपने। और इसका क्या होगा बेसिकली, हाँ इसका क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखा हमने CH2 H CH2 CH2 और इसमें आप बॉन्ड ब्रेकअप ऐसे आप कर दोगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 प्लस CH2 और क्या हो जाएगा, और फिर इसका आप टॉटोमराइजेशन कर दोगे, है ना। तो टॉटोमराइज करके बना दोगे अगला फॉर्म। और टॉटोमराइज करके इसका फॉर्म क्या बन जाएगा आपका, एसीटोन। और ये वाला भी रेडिकल कटायन है, ये नहीं भूलना है। तो इसका M/Z वैल्यू कितने पर आया, इसमें एक पीक का 58 पे, जबकि ये जो M/Z वाला 58 वाला सेकंड वाले में ना एब्सेंट रहेगा। इस चीज को लिखते हुए फिर आप लिख दोगे कि बेस पीक एट इवन वैल्यू 58 is absent in second case while it is present in the first case। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ पीक्स हमें शो करनी पड़ेंगे क्या, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो? कार्बोनाइल बाकी पीक्स भी हमें शो करना ही पड़ेगा। कैसे, हमें ये तो हमने केवल, इसने केवल ये तो नहीं बोला ना एग्जाम में क्वेश्चन में
कि भाई आप केवल मैक्लिफर्टी ही बताओ कैसे डिफरेंशिएट करोगे। अगर उसने नहीं पूछा है, नहीं बोला है, तो जो दूसरे पिक्स हैं, दूसरे जो फ्रेगमेंटेशन है, उनको भी मैं शो कर दूंगा। तो ये तो हो गया अपना पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में सेकेंड पॉइंट में मैं ये शो करूंगा कि भाई इस वाले में कौन सा पीक होगा, अपना ये जो फर्स्ट कंपाउंड है, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, ये अपना CH3 CH2 CH2 और ये अपना C डबल बॉन्ड O और ये अपना CH3 है। अब इसमें बेस पीक कौन सा आएगा, बेस पीक भाई आएगा इसके टूटने के कारण, और ये वाला अपना अल्काइल रेडिकल जा रहा है इसके कारण। तो ये वाला तो हमने देखा ही था, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये वाला प्लस, और ये M/Z का कितना आएगा, याद है किसी को? ये वाला वैल्यू बताया था ना कि M/Z अगर 43 आया तो मतलब पक्की बात है कि भाई मिथाइल कीटोन तो है ही है। सबको याद है ना ये वाला आर्गुमेंट? यस सर। तो इसमें ये हो गया। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी है कि इधर का रेडिकल बनता है बट बेस पीक अपना यही आने वाला है, तो साथ में आप यहाँ पर से बेस पीक ये आप लिख सकते हो। जबकि दूसरे वाले केस में क्या होने वाला है, ये अपना है ऐसे, इसको ब्रेक कर दो तो इसमें क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C प्लस ये वाला अपना हो जाएगा ये, और प्लस C2H5 रेडिकल। तो इसमें कितना आ जाएगा, 43 में बस 14 ऐड कर दो, तो M/Z इज इक्वल टू 57 पर आएगा। तो देख रहे हो ना कितना मतलब क्लोज है, मतलब किसका 58 है, इसका 57 है, बट ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं हम ऐसे क्लोज वैल्यूज से। ठीक है, ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन, आगे चले ना? यस सर। तो लिखो डिफरेंशिएट बिटवीन 3 हेप्टानोन, नहीं 4 हेप्टानोन। ओके सर। लिखो डिफरेंशिएट बिटवीन 4 हेप्टानोन। 4 हेप्टानोन मतलब कि फोर मतलब हेप्टा मतलब 7 होता है ना, तो ये अपना हो गया 1 2 3 और 1 2 3, ये अपना हो गया 4 हेप्टानोन है, और कौन सा है, 3 हेप्टानोन है। तो इसमें लिख दो 2 3 4 5 7, तो ये अपना ऐसे हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ, ये अपना अगर इसको मैंने कह दिया फर्स्ट कह दिया, तो इसमें अपना क्या है कि 2 2 4 2 6 7, हाँ। तो इसमें क्या हो गया भाई, अपना ये अल्फा, ये अपना बीटा, ये अपना गामा। तो ये वाला H इसको थोड़ा ऐसे शो कर दो, ये अच्छा लगेगा ऐसे करने में, इसको यहाँ कर दो, और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये अपना गामा हो गया। और सारे स्टेप्स को आप फटाफट ऐसे ही दिखा दोगे ताकि प्रेजेंटेशन में काफी मार्क्स मिले मुझे। तो इसमें ये हो गया, और ये अपना क्या बन जाएगा, ये अपना तो बन जाएगा भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2, और प्लस में हो गया, फिर से मैं इसको टोटोमराइज कर दे रहा हूँ पहले से, ठीक है, आप स्टेप्स में करना टोटोमराइज। अब देखो इसका M/Z कितना आ जाएगा, अपना M/Z आ जाएगा अपना बीच में 28 ऐड करना है, तो 43 और 28 तो 17 और 11 हो गया उधर ना, तो 81 71 ये ना, हाँ 71 ये वाला। तो ये हो गया पहली बात। लेकिन इसके बाद फिर से तो इसमें होने वाला है ना आगे, बिकॉज ये देखो आप, इसमें अभी भी अल्फा बीटा गामा प्रेजेंट है, ये देखो अल्फा, ये रहा बीटा, ये रहा आपका गामा। तो आप इसको फिर से एक बार करवाओ इसका फ्रेगमेंटेशन। तो
फिर से फ्रेगमेंटेशन करवाओ। तो ये हो गया अपना, फिर से फ्रेगमेंटेशन हुआ तो फिर से आप ऐसे कर दो। और m by z is equal to 43। तो बेसिकली इस केस में क्या क्या पीक्स मिल गई, एक तो अपना m by z 71 वाला हो गया और एक m by z 43 वाला हो गया। हाँ, ये नहीं भूलना है, ये तो भाई रहेगा ही रहेगा हमेशा ना, मॉलिक्यूलर आयन पीक तो रहेगा रहेगा, वो तो हर एक चीज के लिए रहने वाला है। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक अपना जो भी वैल्यू है उसको आप लिख देना। सर वो हाँ। 71 कैसे आएगा? 5 तो उसमें कार्बन ही है। अच्छा अच्छा, रुको रुको, ये रुको एक सेकंड, 3। हाँ तो कैलकुलेट करो ना, कितना आएगा, कैलकुलेट करना तो एक बार। 76 तो वैसे ही हो गया, 16 उसका और 60 इसका। अच्छा इसका रुको, तो ये अपना 5 है ना, 3 2 5 C5H10 O, तो 12 25 60, 16 76 तो 86, 86। ठीक है, तो इसकी पीक्स ना 86 और 43 पर आ गई। और इसमें पिक्स कितने पर आने वाली हैं, क्योंकि आप ये देखो इसमें क्या है कि इसमें केवल एक साइड में होने वाला है, तो अल्फा बीटा केवल है, और इधर में इसका होगा केवल अल्फा बीटा और गामा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल दोगे, और यहाँ पर अल्फा बीटा का बॉन्ड किसका टूटने वाला है, बॉन्ड टूटने वाला है इसका यहाँ पर से, तो बॉन्ड टूटने वाला है यहाँ पर से, तो होगा क्या कि अपने पास मिल जाएगा हमें, ये हो गया ये और ये, तो एक फ्रैगमेंट अपना ये हो गया, और अपना ये फ्रैगमेंट अपना निकल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब देखो इसका m by z वैल्यू कितना होगा, जो इसका वाले का, क्योंकि यही तो अपना बच रहा है ना, तो m by z हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना C4H8O। तो 12 48 48 56 और 56 और 16 हो गया 72। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट कर लिया, m by z 72 है और इसका ये है। किसी को डाउट नहीं ना इसमें? अब देखो हमने किया क्या कि ये दोनों ना आइसोमर्स थे, अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया यूजिंग मैक्लिफर्टी। तो आप यहाँ पर यही नोट करके लिख दो कि नोट मैक्लिफर्टी कैन बी यूज्ड फॉर, मैक्लिफर्टी कैन बी यूज्ड फॉर, या फिर यूज टू डिस्टिंग्विश आइसोमेरिक aldehyde and ketone, can be used to differentiate isomeric aldehyde and ketone। देखो पॉइंट यही होता है ना कि ये हाफ मार्क्स, मतलब दिस इज हाउ वी कैन गेट हाफ मार्क्स। जैसे क्वेश्चन में दे जस्ट आस्क कि भाई हाउ विल यू डिफरेंशिएट कंपाउंड A एंड B, तो इन द क्वेश्चन नो दे विल नॉट मेंशन कि भाई A और B है जो आइसोमर्स हैं, तो भाई आप बताओ कैसे डिफरेंशिएट करोगे। लेकिन दिस इज योर ऑब्जर्वेशन पावर कि यू ऑब्जर्व नो दैट A एंड B आर आइसोमर्स, और यू मेड सम काइंड ऑफ कंक्लूजन कि भाई वी हैव यूज्ड मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट to make differentiation between A and B. So we can differentiate isomeric aldehyde and isomeric ketones using McLafferty. So this is one utility. तो इस तरीके से मतलब कि he might give you plus half marks or plus 1 marks in 10 or 15 marks of questions. ठीक है ना? Yes, sir. तो अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं कि मैक्लिफर्टी इन एल्कीन, एल्कीन में कैसे पॉसिबल है। सर इसका देखने का मतलब एक ही है ना कि उसके पास गामा हाइड्रोजन होना चाहिए, कि और भी कोई है? नहीं नहीं, बस यही होना चाहिए, गामा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक। लेकिन हाँ एक केस और भी है कि कोई कोई आइसोमेरिक ऐसा रहने वाला है ना जहां पर गामा हाइड्रोजन उसका एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि अगर साइक्लिक रिंग्स है या फिर कोई ऐसा कंस्ट्रेंट है,
तो वो सब चीज का ध्यान रखना है, बट इन जनरल वो आएगा नहीं, दैट इज टू टफ। तो बस आप देखना गामा हाइड्रोजन है कि नहीं है, बस खत्म कहानी। तो ये हो गया अपना। अगला है अपना एल्कीन का। तो एल्कीन का एग्जांपल आप नोट कर लो। तो एल्कीन में भी यही है कि मान लो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये अपना CH2 और ये अपना CH2, ये अपना हो गया H। तो ये पूरी की पूरी अपनी फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप में मैंने बता रखा कि भाई डबल बॉन्ड अगर एक्साइट होगा तो कैसे होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, और इसको ऐसे कर देंगे। बट हम एग्जाम्स में थोड़ा सा चला के दिखाएंगे, और हम इसको पूरा का पूरा दिखा देंगे ऐसे करके। हमें टेंशन ही नहीं लेना बिल्कुल कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है, सब जो वो सब सर आप समझ लीजिए कैसे हो रहा है, जो हम बस दिखा दे रहे हैं आपको। तो इसको आप यहाँ से कर दोगे, और इसमें आप मैक्लिफर्टी करवाओगे, क्योंकि आयोनाइजेशन तो हमने कर लिया भाई, ये पहला स्टेप वाला। अब बस जैसा हमने किया था कार्बोनाइल में, वैसे यहाँ पर कर दो आप। ये ऐसे चला जाएगा, ये यहाँ से ऐसे बॉन्ड, यहाँ से ऐसे बॉन्ड, और ये यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे। साथ में आप नेमिंग भी कर दो नोट्स में। तो ये हो गया अपना अल्फा कार्बन, ये हो गया अपना बीटा कार्बन, ये हो गया अपना गामा कार्बन। अल्फा बीटा का बॉन्ड टूट जाएगा ना, ये अपना हो गया CH2, ये वाला अपना नया वाला H आया तो CH3 हो जाएगा वो, और ये वाला हो जाएगा अपना CH डबल बॉन्ड CH2, और ये अल्फा बीटा बॉन्ड को आप तोड़ दो, तो ये वाला हो गया अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस केस में भी अपना, और इस चीज को बनाना नहीं भूलोगे आप, डॉट और प्लस चार्ज, और इसका M/Z वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना है, 3 है ना, तो बढ़ती है 36 और 8, बढ़ती 36 और 6 42। तो इसी में एक और क्वेश्चन लिख लो जस्ट फॉर नोट्स, वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ये हो जाएगा अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2 ठीक है, एंड ये दूसरा वाला है तो इसमें बस भाई देख लेंगे हम, यहाँ पर ना अल्फा बीटा गामा यहाँ पर प्रेजेंट है, तो भाई ये वाला मैक्लिफर्टी देगा, साथ में आप वैल्यू दे दोगे कि भाई कितने वैल्यू पर दे रहा है। इसमें कोई इवन पीक नहीं आ रहा है तो भाई ये नहीं देगा। बहुत ही आसान सा चीज है ये अपना। अब अगला लिखो, थर्ड एग्जांपल आता है एरोमेटिक कंपाउंड वाले का। तो एराइल एल्काइल बेंजीन विद 3 कार्बन, तो एराइल एल्काइल कंपाउंड, ये भी अपना डबल बॉन्ड जैसे ये कह लो कि मान लो ये ऐसे है ना, तो इसमें भी हमें यही देखना है कि इसको अपना डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करो। तो ये हो गया अपना अल्फा, ये हो गया अपना बीटा, और ये वाला हो गया अपना गामा। तो बस आप इसको भी इस तरीके से ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करो। और ये देखो कितने ट्रांजिशन स्टेट अभी भी इतना ही है, 1 2 3 4 5 6। तो अपना अल्फा बीटा वाले का बॉन्ड तोड़ दो, और ये यहाँ बना दो, और ये वाला यहाँ स्टार्ट कर लेगा, और ये यहाँ कर लेगा अपना। तो ये हो गया, और ये बॉन्ड टूट के तो इधर ही चला गया है अपना, ये वाला हो जाएगा अपना CH2, और यहाँ पर अपना आ गया 2 हाइड्रोजन। बट ये भाई अपना
टॉटोमर बन करके ये बन जाएगा ऐसे, सॉरी और साथ में यहाँ पर अपना निकला था ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका M/Z वैल्यू कितने पर देगा ये अपना दे देगा 77 और 15 कितना हो गया 92। तो इवन वैल्यू ऑफ 92 मतलब कि पक्का एल्काइल वाले में 3 कार्बन लगा हुआ है आराम से। सर यहाँ पे बस हाइड्रोजन शिफ्ट होगा ना? हाँ बस हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, वही तो हर बार हो रहा है ना, हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है हर बार। नहीं सर, ये जो हमने आइसोमर बना, टॉटोमर जो, हाँ तो ये टॉटोमर काइंड ही हो गया ना, ये वाला अपना जो हाइड्रोजन है ये वाला यहाँ चला जाएगा। अच्छा एक चीज और रह गया है जिसको कहते हैं मेटास्टेबल पीक्स, तो उसको भी आप एक पेज में निपटा कर खत्म ही कर दो, क्योंकि फिर छोड़ना क्यों है इसको अलग से। ये वाला कहाँ पे था, एक सेकंड, पहले आप लिख लो, टॉपिक डाल दो मेटास्टेबल पीक्स, इसका एक अच्छा एग्जांपल था कहीं पे। इसमें नहीं है क्या, अच्छा लग गया। ये रहा, लिखो इसमें अब कि, एक सेकंड इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। हाँ तो इसमें यही लिखो, तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि मान लो ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पी एक अपना आयन है वो स्टार्ट किया ट्रेवल करना, सपोज दैट 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब हुआ क्या कि मान लो कि वो आयन एनालाइजर में पहुंचने से पहले ही वो फ्रेगमेंट कर जा रहा है वो अलग अलग पार्ट्स में। तो इसमें काइंड ऑफ इसमें मीन हम एवरेज मास लेते हैं कि गिवन आयंस कौन कौन से में फ्रेगमेंटेशन में हुआ है। अब इसको आप समझ लो, इससे समझ लो यार, ये खुल क्यों नहीं रहा है, एक सेकंड रुको यार। हाँ तो इसमें आप यही लिख लो, सिंपल सी बात है कि इफ एन आयन if an ion fragments into another ion before being recorded at mass analyzer,
before being recorded at mass analyzer, then into if an ion fragments into another a smaller fragment before being recorded at mass analyzer, before being recorded at mass analyzer, then we usually get non-integral value of m by z, non-integral value of m by z. It occur particularly, ये थोड़ा थ्योरी लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऐसा होगा ना, ये वाला मेटास्टेबल वाले क्वेश्चंस में, कि बस आपको वो दे देंगे वैल्यू, कि एक नॉन इंटीजर वैल्यू दे देंगे और कहेंगे कि भाई दिस कंपाउंड इज शोइंग द नॉन इंटीजर वैल्यू, तो व्हाई इट इज डूइंग सो। तो आपको फिर ये चीज लिखनी पड़ेगी कि इट इज ड्यू टू द मेटास्टेबल पीक्स, और थोड़ा इसमें थ्योरी लिखना पड़ेगा कि बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स और कुछ और रहता ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो आपको थोड़ा थ्योरी बनाना पड़ेगा कि भाई जो कीवर्ड्स वगैरह है ना, कि आयोनाइजेशन चैम्बर, फ्रैगमेंटेशन, डॉटर आयंस, मोलिकुलर आयंस, थोड़े कीवर्ड्स को यूज करके थोड़ा आंसर को ब्यूटीफाई करना पड़ेगा, तो उसी के लिए थोड़ा लिखवा दे रहा हूं मैं। तो फिर लिखो इट अकर पर्टिकुलरली, it occur particularly because of fragmentation, after the ion has left the ionization chamber, has left the ionization chamber. ठीक है, और इसका सिंपल फॉर्मूला यही होता है, हर बार आप इसी को यूज करोगे कि सपोज दैट पहला फ्रैगमेंट है जो कि m1 मास का है, m1 उसका m by z वैल्यू है, z तो हमेशा 1 ही होने वाला है अपने मास स्पेक्ट्रा में, तो ये ब्रेकअप हो गया m2 प्लस में, और ये साथ में अपने को फ्रैगमेंट मिल गया। तो जो पीक जो आने वाली है ना, पीक कोरस्पॉन्डिंग टू m star is equal to m2 square by m1 is found, और इसी को कहते हैं m by z वैल्यू ऑफ मेटास्टेबल आयन, तो ये तो नॉर्मल सी लॉजिकल सी बात है कि भाई ये जनरली किसके लिए होगा, ऐसे आयंस के लिए जो नॉर्मली स्टेबल नहीं होता है, और तभी तो नाम इसका मेटास्टेबल है। और एक आप चाहो तो इसका एग्जांपल कर लो कि भाई C5H9 प्लस अगर अपना ये पहला फ्रैगमेंट है और ये ब्रेकअप हो गया है C3H5 प्लस में और प्लस C2H4, तो इसका जो m by z वैल्यू है ये अपना है 69 और इसका m by z वैल्यू है 41, तो जो अपने को m स्टार मिलेगा ना इसका कोरस्पॉन्डिंग वो बेसिकली हो जाएगा 41 स्क्वायर divided by 69 and that is at 24.4, तो ये नॉन इंटीग्रल आया और हमेशा नॉन इंटीग्रल ही रहने वाला है। बस एक आप होमवर्क अलग से जरूर कर लेना,
या फिर चाहो तो मैं फिर डाल दूंगा फोटो ग्रुप में कि कलसी में एक क्वेश्चन है केवल इस पर, कलसी 1 क्वेश्चन, और वो अपना फिनॉल पर है, ठीक है, और जिसका कि आपका M/Z समथिंग अराउंड 65.4 वगैरह रहता है। तो वो बस इसको नोट्स में डाल देना, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप रट्टा लगाए रखो कि भाई कौन सा फ्रैगमेंट वगैरह क्या क्या बनता है। तो इस क्वेश्चन को मैं डाल दूंगा आपके ग्रुप में, और आप वहां से इसको आप अपने नोट्स में डाल देना। तो इसके बाद इसके 2 ही तो 3 क्वेश्चन होते हैं जो हर बार आते हैं, इसके अलावा कुछ और बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना यहाँ पर मास स्पेक्ट्रा खत्म। तो हम लोगों ने जो डिसाइड करा है ना, तो बेसिकली वो डिसाइड करा कि ठीक है पेरिसाइक्लिक कर सकते थे, लेकिन पहले हमें एटॉमिक करना पड़ेगा, बिकॉज कि कोई और अपने टीचर है ना, वो स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग शायद अभी नवंबर है ना, तो वो शायद दिसंबर में स्टार्ट करेंगे। तो अगर एटॉमिक नहीं हुआ रहेगा तो शायद केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इट वुड बी बेटर कि एक बार फटाफट एटॉमिक देख लें, कुछ ज्यादा खास पढ़ने को उसमें है नहीं, लेकिन हाँ नोट्स बनाना पड़ेगा खुद का, क्योंकि बिना नोट्स के फिर अच्छे आंसर आप लिख नहीं पाओगे। तो ठीक, लवप्रीत भाई के नोट्स अच्छे हैं, डेफिनेटली अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी खुद को अपना लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नोट्स अपने हैंड रिटन नहीं होगा ना, तब तक आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। तो ये चीज है, और इसके बाद फिर साइक्लिक कर लेंगे हम लोग फटाफट, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हाउ फास्टली यू आर एबल टू कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है सबको? यस सर। सर मेटास्टेबल आयन में और नॉर्मल आयंस में क्या डिफरेंस है? हाँ, यही डिफरेंस है कि नॉर्मल आयंस क्या होते हैं ना, कि वो इतना स्टेबल हैं कि भाई वहां से पहुंच करके ना वो मास एनालाइजर तक कम से कम पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो जबकि इस केस में क्या है ना मेटास्टेबल वाले में, कि जस्ट ये आयोनाइजेशन चैम्बर को लीव किया और एक्सेलरेट होने से पहले ही, मास एनालाइजर पहुंचने से पहले ये फ्रैगमेंट में टूट चुका है ये। तो भाई कैसे मालूम करें कि भाई अगर जो M2+ मुझे मिल रहा है ये एक्चुअली में क्या था? तो फिर ये इसके लिए हम ये मालूम करते हैं। और ये M1 का हम तो मास मालूम कर सकते हैं ना, कि भाई M1 कहाँ से बना है, वो हमने देख लिया उसके जस्ट पहले वाले से, कि भाई वो माइनस करके, मॉलिक्यूलर आयन वाले से माइनस करके, ठीक है। यस सर। हम रोटेशनल भी देखने वाले हैं। रोटेशनल नहीं आता, रोटेशनल के लिए बस ना मतलब ऐसा करेंगे कि जब अपना IFS का जब अपना मेंस आएगा ना, जब भी, तो मैं काम करूंगा कि 2-3 वीडियो जो बिल्कुल एग्जाम टारगेटेड ही हो, और मुश्किल से मतलब 2-3 पेज में पूरा का पूरा रोटेशनल हो जाएगा। तो रादर देन उसको भी टाइम देने से अच्छा ये है, उसको मैं तब कर दूंगा जब मैं, वो तो कहीं रहूंगा, उसको मैं कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो रोटेशनल का कोई टेंशन नहीं है। ओके सर। तो फिर अब अपन एटॉमिक स्टार्ट कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो हाँ, और वन थिंग आई विल सजेस्ट कि एटॉमिक का जो नोट्स है ना वो A4 शीट पर बनाना, क्योंकि कई बार मैं बोलूंगा कि भाई ये वाली चीज ना बहुत छोटी चीज है, मतलब क्लास में डिस्कस करने के लिए, वो उसमें डिस्कस करना मतलब टाइम जाया करना क्लास का। लेकिन हाँ, लेकिन वो नोट्स में होने चाहिए आपके, क्योंकि अगर वो नोट्स में नहीं रहेगा तो अगेन आप एग्जाम में उस चीज को लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो उस चीज को आप क्या करोगे कि मैं बता दूंगा कि भाई यहाँ से उस चीज को छाप लो अपने कॉपी पर, और ये चीज का आप नोट्स बना लो। जैसे कि अगर बोर वाली की बात है कि बोर का मॉडल में क्या क्या है, तो भाई क्या समझाऊं उसमें मैं, मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी MSc कर रखा है बहुत लोगों ने, और 11th-12th में भी जिनका मतलब केमिस्ट्री थोड़ा ठीक ठाक होगा वो वही लोग करने आए हैं केमिस्ट्री का ऑप्शनल। तो अब उसमें मैं क्या लिखवाऊं कि भाई वो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो रहा है सेंट्रीपिटल, तो फलाना ढिकना, तो वो टाइम पास ही होना है काइंड ऑफ। तो सीधा वो चीज के बारे में बात करेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं और जो डेरिवेशंस वगैरह होंगे, क्योंकि डेरिवेशन में कुछ लोगों को दिक्कत आएंगी ऑब्वियस बात है, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होने वाले हैं। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट खींचने का। सबको ठीक है? सबको कोई दिक्कत नहीं? यस सर। ठीक है। हाँ सर, बस सर एक बार थोड़ा सा थ्योरी बोल दीजिएगा सर। हाँ, थ्योरी मैं बता दूंगा मोटा मोटी हर एक चीज का, मोटा मोटी, ठीक है। लेकिन रादर देन कि उस चीज को मैं डिक्टेट करवाऊं हर एक चीज को क्लास में, क्योंकि मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई जो अपने लवप्रीत भाई के नोट्स हैं उसके ये वाले पेज पर जाना, इस वाले चीज को आप अपने नोट्स में डाल देना। और इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि A4 लूज शीट्स रखो, ताकि आप इजिली उसमें अल्टर कर सको और ऐड और माइनस वाइनस कर सको आप।
ठीक है ना। चलो फिर तो अब अपन स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको, क्या कहते हैं, सिलेबस जो है ना, सिलेबस में कौन सा पार्ट थोड़ा हाईलाइटेड रहता है, कौन सा हाईलाइटेड नहीं रहता है। तो ये अपना हो गया। हाँ, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन अब? यस सर। यस सर। तो इसमें ये देखो, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा सा है, दिखने में लग रहा है कि बहुत छोटा सा है, बट थोड़ा बड़ा चैप्टर चला जाता है ये। तो देखो, ये हाइजेनबर्ग वाले में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको आंसर कैसे लिखने हैं, वो थोड़ा सा अलग होगा एज कम्पेयर टू क्लास 11-12 वाले चीज से। देन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये थोड़ा सा टाइम लगने वाला है इस चीज में, इसमें। और देन इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शंस वगैरह चीजें ये सारी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मतलब कि यूपीएससी का बिल्कुल रिचुअल है कि इससे तो क्वेश्चन आपसे पूछना ही पूछना है। और क्वांटम नंबर्स वगैरह तो अब नहीं पूछता, खैर कि कभी कभार ये पूछा है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल फॉर क्वांटम नंबर्स, तो वो बस केवल 1 पेज 1.5 पेज का नोट्स होगा, उसके अलावा कुछ और खास नहीं है। इंपॉर्टेंट देखो, ये वाला एक खास हो जाता है, हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शंस, कि इसमें आपको ना ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वगैरह, रेडियस वगैरह की कैसे फाइंड आउट करनी, ये सब सारी चीजें। और शेप्स वगैरह तो चलो ठीक है, ये भी देखना ही पड़ेगा। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अपना ये दोनों हो जाता है, और ये सब चीजें थोड़ा आसानी रहता है। अब इसमें भी ये है कि थोड़ा हमें कॉशन रखना है कि कहाँ पर हमें कौन सा वैल्यूज रट्टा लगाना है, कौन सा वैल्यूज रट्टा नहीं लगाना है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखो कि सबसे पहले लिखो प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। प्लैंक्स क्वांटम देखो, वो सब मैं रिचुअल नहीं कर रहा हूँ कि जे थॉमसन में ये होने वाला है, ये होने वाला है। देखो 136 पेज के नोट्स हैं अपने अपने लवप्रीत के, लेकिन आई विल ट्राई कि आपका नोट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 पेज होना चाहिए, 50 पेज या लेट से 45 पेजेस वगैरह। क्यों, और उसी तरीके से मैं थोड़ा चीजों को कंसाइज करूंगा कि जस्ट जो एग्जाम के काम में आने वाला है बस हम केवल उसको ही करेंगे, और उसी से अपना आंसर लिखेंगे, उसी से अपना थ्योरी वगैरह सारा चीज लिख देंगे। सर इसके क्वेश्चन के लिए कहाँ से सही रहेगा? पहले कर तो लो ना सारा चीज। क्वेश्चन अगेन, प्रीवियस ईयर इज एवरीथिंग। प्रीवियस ईयर आपने किया है तो आप सब कुछ कर लोगे। जैसे आप देखो ना, इस साल इस बार क्वेश्चन आया था, इस साल में ही 2022 में क्वेश्चन आया था कि एवरेज रेडियस वैल्यू ऑफ 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम, और फिर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये आपका रेडियस में आपको मालूम करना था। तो ये क्वेश्चन ना थ्योरी में कहीं और ऐसे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था कि एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उससे मैंने जनरलाइज करके डाल दिया था अपने, जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, कि भाई जो एवरेज वैल्यू होगा ना वो अपना हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 n² z, और जो अपना मोस्ट प्रोबेबल होगा दैट इज इक्वल टू a0 n²z। तो अब मैं अगर डिराइव ना भी करूं ना, डिराइव करने में अगर मान लो मुझे दिक्कत हो रहा है वहां पर, लेकिन मैंने क्योंकि रट्टा लगा रखा है वैल्यू का, तो मैं कुछ कुछ दिखा करके कि हाँ भाई देखो d/dr वगैरह कर करके, और सीधा मैं सीधा आंसर दूंगा, भाई देखो ये आंसर रहा मेरा। तो कौन सी चीजें रट्टा लगानी है, थोड़ा इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो पहले एक बार थ्योरी करते हैं और साथ में क्वेश्चंस करते जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यस आप सर। लिखो इसमें प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। और हाँ देखो, ये चीज बताना भूल गया कि वो सब नहीं कर रहे हम चीजें कि भाई थॉमसन मॉडल क्या है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये सब चीज ना ही आता है।
और मतलब जानना चाहिए, डेफिनेटली जानना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का इंटरव्यू में जब होगा ना आपका सीएससी का या फिर आईएफएस का इंटरव्यू, तो दे मे आस्क क्वेश्चंस, लेकिन वो आप खुद से भी कर सकते हो। कुछ ऐसा क्या डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, चैडविक वगैरह, वो तो आप खुद से कर लोगे। तो सीधा वही करते हैं जो अपने लिए क्वेश्चन सॉल्व करवाए अपने मेंस में। तो ये हो गया प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। तो इसमें लिखो, इसमें आप ये लिखो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, this energy are electromagnetic waves in the form of bundles or packets called photon, अच्छा, एक चीज और कि आप ना एक काम करो कि लगे हाथ नोट्स भी आप खोल लो, ठीक है, ताकि मैं वहां पर कहीं कहीं पॉइंट को हाईलाइट कराऊंगा कि भाई देखो ये वाला पॉइंट आप यहाँ से हाईलाइट कर लोगे इस चीज को। सब लोग कैसे पढ़ रहे हो, फोन से पढ़ रहे हो या फिर लैपटॉप या फिर टैब वगैरह से? लैपटॉप। हाँ ठीक है, तो लैपटॉप में फिर मल्टीपल टैब अपना खुल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक टैब में ना पीडीएफ, अगर सबके पास पीडीएफ होगी ना उनके नोट्स की, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम लगाया है नोट्स बनाने में और बहुत ही एक्सटेंसिव नोट्स, तो उसके बाहर आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस होंगे वो अपन करेंगे अलग से, बट कुछ और अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट खोल लो 1 मिनट में। सबको मालूम है ना कहाँ पर नोट्स है जो? एक बार सर बता दें कहाँ पे है? 1 सेकंड, एक काम करो, ये ग्रुप में डाल दे रहा हूँ मैं, इसको डाउनलोड कर लो फटाफट, अगर जिसके पास नहीं मालूम है कहाँ पर है तो। एटॉमिक स्ट्रक्चर नोट्स कहाँ गया कि मैंने, ये रहा। देखो चला गया। यस सर। तो उसमें पेज नंबर खोल लो 15। हो गया, आगे चले? यस सर। ठीक है, तो अब लिखो दिस इज कॉल्ड quantization of energy. This is called quantization of energy. फिर लिखो नहीं, each, क्या हुआ? स्क्रीन शेयर नहीं है सर। ओ स्क्रीन शेयर नहीं है, तो अब लिखो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ईच क्वांटम इज एसोसिएटेड विद definite amount of energy.
और दैट इज E is equal to h nu is equal to hc by lambda is equal to hc nu r। ठीक है, h यहां पर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू अपना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसको आप कभी भी जब भी एग्जाम्स में लिखोगे आप यूनिट लिखना नहीं भूलोगे, नहीं तो फिर वो मार्क्स काट लेगा आपका, और बाकी सारी चीजें तो आपको मालूम है। अब यहाँ पर शॉर्टकट ये है, जो कि ये जेई के लेसन है, शॉर्टकट ये है कि भाई बहुत बार होगा आपको कि आपको लैम्डा से ना फाइंड आउट करना होगा एनर्जी कितना, भाई एनर्जी वगैरह है। तो शॉर्टकट ये है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगी, और ये अपना 12,400 लैम्डा ये आप यूज करोगे एंगस्ट्रॉम में। तो ये बहुत बार आपका फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा, रादर देन आप H पुट करोगे, C पुट करोगे, सारे चीज पुट करोगे। तो ये समझ रहे हो ना क्या फॉर्मूला है? सो यस सर। तो ये अपना हो गया। अब लिखो फर्स्ट पॉइंट कि each quantum energy states can be expressed as multiple of, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल दोनों कर सकते हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी, इसमें आप ये डायग्राम बना दो कि मान लो केवल एक फोटोन की बात चल रही है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 1 इंटू एच न्यू। इसका जस्ट ऊपर वाले का 2 इंटू एच न्यू, ये 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एच न्यू, एंड दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब आ जाओ सीधा बोर मॉडल ऑफ एटॉमिक एनर्जी या बोर मॉडल ऑफ एटम्स। बोर मॉडल ऑफ एटम्स, एक काम ये भी कर सकते हो आप कि इस पेज को आप जिस पेज में लिखा आपने ना, ये पेज अब छोड़ दो, ताकि आप क्या करना कि क्लास के बाद आप थोड़ा एक बार नोट्स को भी देख लेना, जो वो नोट्स हैं, और कुछ चीजें लगे आपको कि नहीं भाई ये मेरे नोट्स पे होना चाहिए, तो आप उसको डाल देना। बट हाँ, कि उस चीज को अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो वो इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उतना वो नहीं पूछा गया उस चीज से, जो मैंने बता दिया आपको कि भाई इस तरीके से आपको कन्वर्ट करनी होंगी चीजों को, और ये वाली चीजें, और आगे फिर अब ये आने वाला है। तो अब ये चीज अब सेकंड पेज में लिखना, मतलब कि फर्स्ट पेज के जस्ट ऑपोजिट वाले साइड में, कि बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर मॉडल ऑफ H एटम। ठीक है, अब देखो इनके जो अजम्पशंस है ना, वो मैं बता दे रहा हूं फटाफट समझने के लिए, बट आप इसको लिखोगे घर पे आराम से होमवर्क के लिए। ठीक है, तो आप इसको हेडिंग डालो, अजम्पशंस ऑफ, अजम्पशंस, ये इसको तो हेडिंग डाल दिया हमने ना, अजम्पशंस इसका क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें ये लिख लो कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, दिस इज applicable only for one electron species। ठीक,
अब देखो इसका फंडा यही है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो वो अपना क्या हो सकता है, या तो हाइड्रोजन हो सकता है, या तो वो हीलियम प्लस हो सकता है, या फिर वो लिथियम +2 हो सकता है, या फिर बेरिलियम +3 एंड सो ऑन, वो वगैरह पॉसिबल है। इसके बियॉन्ड होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बिकॉज 4 चार्ज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे पास। तो ये अपना हो गया न्यूक्लियस, हो गया ये अपना, ठीक है। अब ये बोर ने क्या बोला ना कि भाई इसके राउंड काफी सारे ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है जो घूमते रहता है। अब इसके ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, और ये अपना थर्ड ऑर्बिट हो गया, एंड सो ऑन। अब इसके लिए बोल दिया कि भाई ये जो अपनी ऑर्बिट्स है ना, ये डेफिनिट ऑर्बिट्स है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ भी रह रहा है वो यहाँ भी रह रहा है, या तो भाई ये यहाँ पे रहने वाला है या तो यहाँ पे रहने वाला है। अब इसी के सामने इसने बोल दिया कि भाई जो पहला ऑर्बिट है ना उसका मैंने नंबर दे दिया 1 दे दिया है, और दूसरे वाले का 2 दे दिया है, एंड सिमिलरली तीसरे वाले का 3 दे दिया है। और इसी को उन्होंने बोल दिया कि भाई इसको मैंने ना कह दिया कि K शेल कह दिया, इसी को L शेल कह दिया, और इसी को ये M शेल कह दिया। तो पहला पॉइंट यही है कि अलग अलग ही ऑर्बिट में सारी की सारी मूव कर रही होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर ये मूव कर रहा है तो भाई पॉइंट ये आ रहा है कि भाई ये अगर ये सामने में आ रहा है तो इसमें कोलैप्स क्यों नहीं कर गया। तो कोलैप्स इस कारण नहीं कर गया क्योंकि जब ये मूव कर रहा है तो बाहर की ओर क्या लग रहा है, अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो ये अपना जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर और जो ये अंदर की ओर जो कोलम्बिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसी कारण ये अपना आराम से घूम फिर रहा है। ये होगी सेकंड चीज। तीसरी चीज ये है कि भाई अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां अगर जाना होगा, यहां से यहां वापस जाना होगा, तो यहाँ पर कुछ होंगे एनर्जी एक्सचेंजेस होंगे, तभी जाकर के वो शिफ्ट करने वाली हैं। अब ये शिफ्ट होगा ना तो ये यहां से चाहे तो यहां जाएगा, या फिर ये यहां से यहां भी जा सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि ये यहां से केवल बीच में कहीं यहां पर ये चला जाए। इसी के लिए उन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ पर एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मतलब एनर्जी या तो ना E1 होगी, या तो ये E2 होगी, या तो ये E3 होगी। बीच की E1 और E2 में कोई एनर्जी नहीं होने वाला। तो यही इसी कारण इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इन्होंने, ये कॉन्सेप्ट था अपना। और तीसरी चीज ये कि भाई अब पॉइंट ये आता है कि अच्छा कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये केवल उसी ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है जिनकी ना कि MVR मतलब कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई का है। वो बस केवल वैसे वाला ही n, वैसे वाला ऑर्बिट ही केवल में घूम रहा है। और ये h/2 पाई को ना आप बहुत बार एग्जाम्स में या फिर कहीं बुक वगैरह में NH ऐसे क्रॉस करके भी देखोगे लिखा हुआ। तो आप ये पहला पेज जो है इसमें आप ये तीनों चारों अजम्पशंस आप लिख दोगे कि भाई पहला चीज क्या कि सर्कुलर मूवमेंट में शो करती हैं, दूसरा चीज क्या कि भाई जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, इस कारण ये अपना रुका हुआ है। तीसरा चीज क्या कि भाई अगर उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो या फिर ऊपर से नीचे आना हो तो एनर्जी एक्सचेंजेस होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि भाई वो ऊपर जा रहा है या वो नीचे जा रहा है। ठीक है, ये दूसरी चीज हो, थर्ड चीज हो गई। चौथी बात क्या होगी कि भाई कौन सा ऑर्बिट में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो केवल उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जहां पर कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। ये बस उसने 4 बातें बोली। तो आप एक काम करो कि फर्स्ट पेज आप यहां पर छोड़ दो, लेकिन अब चलते हैं डेरिवेशंस की ओर। ठीक है, सब क्लियर यहां तक ना? यस सर। तो अब चलते हैं डेरिवेशंस की ओर। तो आप डेरिवेशन में आ जाओ कि डेरिवेशन ऑफ रेडियस, डेरिवेशन ऑफ रेडियस, डेरिवेशन ऑफ रेडियस, ये पहला अपना है। तो आप एग्जाम वगैरह में दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे कि भाई ये अपना हो गया ZE का अपना ये पॉजिटिव इसमें होगा ना, क्योंकि ये तो अपना न्यूक्लियस है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन अपना मूव कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो इसमें होगा क्या कि भाई इसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये अपना बाहर की ओर लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा अपना F सेंट्रीफ्यूगल, और इधर की ओर क्या लग रहा होगा अपना F इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर मूव कर रहा है। अब पॉइंट यह था केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों एप्लीकेबल है,
क्योंकि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना, थोड़ा सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जबकि बोर की बहुत ही सिंपलिस्टिक मॉडल है। क्योंकि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होंगे भाई, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का भी फोर्स जोड़ना पड़ेगा, और एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पर वो इलेक्ट्रॉन है, ये सारी चीजें नोटिस करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मॉडल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसी कारण बोर केवल सिंपलिस्टिक मॉडल है, और वो यहाँ तक ये एप्लीकेबल है। फिर अब इसमें लिखो कि इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m revolves in a circular orbit, revolves in a circular orbit around nucleus with charge Ze, और यहां पर ये Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, फिर लिखना सो इलेक्ट्रोस्टैटिक को इसको कूलम्बिक फोर्स से बोलते हैं, कूलम्बिक। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is balanced by centrifugal force, और इसको ऐसे बनाता बेसिकली कि v वेलोसिटी से ये जा रहा है ये। तो सबसे पहले पहला हम करते हैं भाई, तो इसमें होगा क्या कि Fe इज इक्वल टू, हमने बोल दिया भाई कि Fc है। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना अपना क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 है ना, तो यहाँ पर Q1 क्या है, Ze है, और Q2 अपना E है, और ये अपना r²। अगर मैं इसका रेडियस मान लेता हूं, r इसका रेडियस मैंने मान लिया, तो भाई r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r। ये अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं। यहीं पर बस एक कीवर्ड डाल देना, चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो कि कीवर्ड कंडीशन फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, कंडीशन फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, अब आप इसको कट कर दो, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा कि mv² इज इक्वल टू क्या हो गया अपना, Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये वाला अपना दोनों कट गया, तो इसको मैंने मान लिया फर्स्ट। ठीक है, आगे चले। यस सर। लिखो आगे फिर कि नाउ according to linear momentum assumption, MVR
इज इक्वल टू NH by 2 pi. MVR is equal to NH by 2 pi. Squaring both sides. तो ये अपना क्या हो जाएगा, M स्क्वायर V स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। देखो इसको हमने स्क्वायर क्यों किया, थोड़ा सा लॉजिक्स का समझ लेना कि यहाँ पर अपना ना MV स्क्वायर के ही फॉर्म में है, तो मैं चाहूंगा कि भाई इसको थोड़ा सा मैं उस फॉर्म में ही बदलूं ताकि मैं कुछ इक्वेट कर सकूं। इस चीज को समझना आपकी क्यों ऐसे ये स्क्वायर कर देते हैं और वो सारा चीज कर देते हैं। तो ये M स्क्वायर V स्क्वायर NH स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। और सॉरी R स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये वही तो मैं पूछ हाँ रही ये हूँ। फालतू है। तो ये हो गया अपना, इसका मतलब कि अगर मैं MV स्क्वायर अगर करूं कि एक M को यहाँ पर निकाल दिया यहाँ पर से और MR स्क्वायर को मैं नीचे ले आ रहा हूं मैं, तो N स्क्वायर सर 4 पाई स्क्वायर भी तो होगा, कौन सा, उसके ऊपर वाला 4 हाँ पाई हाँ 4 पाई स्क्वायर, ये अपना हो गया 4 पाई स्क्वायर और यहां से मैं M और R स्क्वायर दोनों को मैंने नीचे लाया और इसको मैंने कह दिया सेकंड। नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करो तो फर्स्ट वाले में क्या था, ZE स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर MR स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, पाई से अपना एक पाई उड़ा दो इसको और एक R से एक R उड़ा दो, इसका मतलब क्या हो गया, और सीधा आप ना R को इधर खींच के कर दो राइट लेफ्ट साइड में, तो R को अपने इधर खींच के कर दिया तो ये बन जाएगा आपका N स्क्वायर H स्क्वायर और ऊपर में आपका चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय पाई M E स्क्वायर। अच्छा ये Z रह गया ना, Z तो इसी को ये लिख देते हैं फिर अब, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल को हम अलग कर देंगे और कांस्टेंट को अलग कर देंगे। तो भाई अपना वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल यही दोनों है, ये अपना n क्या है, n अपना कौन कौन सा ऑर्बिट जो अलाउड है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड्स, और ये अपना z है जो वेरिएबल है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए 1 यूज करेंगे, हीलियम प्लस के लिए 2 यूज करेंगे। तो अब मैं इसको अलग कर दूंगा, ये तो हो जाएगा अपना एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर बाई पाई M E स्क्वायर, ये हो गया अपना N स्क्वायर बाई Z। और इस पूरे चीज को ना ये कह देते हैं A नॉट, तो ये अपना हो गया R इज इक्वल टू, या फिर RN भी कह सकते हो चाहो तो, A नॉट N स्क्वायर बाई Z, and where A naught is equal to 0.53 angstrom। A naught is equal to 0.53 angstrom। अब देखो एक बार क्वेश्चन ये आ गया था कि अगर मेरे को डेटा याद है कि भाई A naught is equal to 0.53 angstrom होता है, तो इट मींस, इसको आगे करूँ ना स्लाइड्स को, यहां तक हो गया सबका, सर हो गया। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आ गया था, अगर मुझे डेटा याद है
तो क्वेश्चन में क्या था ना कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ एच एटम। तो भाई अगर डायमीटर की क्या हो चाहिए मुझे कि n² बाई z है ना, इसका मैं वैल्यू क्या रखूंगा, n इज इक्वल टू हम रखने वाले हैं 1, बिकॉज फॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो स्टेबल रहने वाला है, और अपना जो z है वो तो अपना 1 है ही है। तो ये अपना हो गया Rn इज इक्वल टू a0, बट डायमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 2a0 हो जाएगा। अब 2a0 मतलब क्या हो जाएगा अपना 1 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया। अब चाहे तो मतलब नोट्स को आप लिखने के लिए आप फिर ऐसे लिख सकते हो कि भाई Rn ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के फिर z के, बट ठीक है ना, ये तो मतलब हमें दिख रहा है साफ साफ, इसको फिर अब क्या मतलब आगे नोट्स को भरते जाना। मतलब देखो ये भी हमें सीखना है कि हम उस चीज पर केवल ना पढ़ते रहे जो हमें आता है अच्छे से। मतलब अगर मैं रट्टा लगाते रहूं कि भाई मेरा नाम कौशल है, 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 तो मतलब क्या मिल गया इससे, कुछ नहीं मिला। क्या मतलब इसमें आप कहोगे नहीं रिवाइज किया मैंने, मेरा नाम कौशल है भाई, ये मैंने रिवाइज किया है, तो इसमें क्या रिवीजन कर लिया, तो तुमने खुद का टाइम पास ही किया पूरा पूरा। तो अब आगे आ जाओ, दूसरा टर्म निकालने वाले हैं, ये अपना हो गया रेडियस हो गया, दूसरा हो गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट हाँ, वन थिंग आई विल सजेस्ट कि क्लास के बाद आप ये नोट्स को ना एक बार गो थ्रू करना, और आपको लगे कि नहीं भाई ये चीज मुझे नहीं आती है, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि भाई आप सब लोग का एक बेसिक लेवल होगा केमिस्ट्री में, और एटॉमिक क्योंकि बहुत ही मतलब बेसिक चैप्टर है, लेकिन हाँ भूल भी जाते हैं कुछ लोग, ऐसा है कि भूलते हैं, डेफिनेटली भूलते हैं। मतलब इनफैक्ट जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया था तो मुझे ये भी नहीं आता कि भाई कार्बोकैटायन प्लेनर है, और तो ये होता है, नॉर्मल सी बात है, बट ये थोड़ा खुद से आप कर लेना, ताकि कुछ लगा कि नहीं आ रहा तो भाई अपने उसको मैं अपने वाले नोट्स में उसको डाल दिया। अब आता है अपना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लिखो आप कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, क्योंकि एनर्जी मतलब हम टोटल एनर्जी की बात करने वाले हैं हमेशा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी को अब हम आगे से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, En मतलब कि फॉर द nth क्वांटम लेवल, nth जो अपना एनर्जी लेवल है। Ke क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा हाफ mv² ही होता है, तो ये मैं हाफ mv² ही लिख दूंगा। बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है अपना, पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या ZE इंटू E डिवाइडेड बाई R, और माइनस चार्ज ऑब्वियसली, क्योंकि ये दिखा रहा है, इसको ऐसे कर लेना कि माइनस साइन shows attractive force, ठीक है। इसको आप लिख दो, लेट से इक्वेशन नंबर A। नाउ फ्रॉम, अब देखो यहां पर हमने क्या निकाला था, यहां पर हमने निकाला था mv² इज इक्वल टू ZE² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि आपका जो ये वाला mv² है ना, इसमें हम यही पुट करने वाले हैं बेसिकली। तो नाउ फ्रॉम ऐसे कर दो, कहाँ गया, कौन सा इक्वेशन है, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इन रेडियस डेरिवेशन, उस टाइम क्या था, mv² इज इक्वल टू, कहाँ गया, ZE² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ZE² बाई 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है यहाँ तक? सर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा मतलब याद नहीं आ रहा, एक बार समझाएंगे आप? देखो नेगेटिव, आपको ये याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं, तो ये बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, याद है आपको? यस सर। तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी इधर को नेगेटिव है, इधर को पॉजिटिव है, और ये अपनी आर डिस्टेंस है। तो जब तक नेगेटिव नहीं रहेगी तब तक वो कैसे वो स्टेबल रहने वाला है? यहीं पर तो अपना नेगेटिव है, अगर ऊपर रहेगा तो फिर वो अनस्टेबल हो जाने वाला है वो तो। ओके ओके। ठीक है, तो ये अपना हो गया। और साथ ही साथ आप ये भी देखो ना कि होगा क्या कि भाई ये अपना हो गया इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, ये अपना हो गया प्रोटॉन प्लस चार्ज। तो इनकी अगर हम चार्ज करेंगे तो क्या होगा, अपना माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना। इसको हमने निगेट करने के लिए हमने माइनस में लगाया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही होने वाला है, तभी तो हमने माइनस होने वाला लगाया हमने बाहर में ये वाला। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट ये वाला आप वैल्यू को पुट करोगे इसमें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देयरफॉर ई एन इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जेड ई स्क्वायर बाय आर। अब आप यहीं पर इस चीज को रट्टा लगा लेना। रट्टा क्या लगाओगे कि ये देखो, ये वाला अपना है काइनेटिक एनर्जी, ये वाला अपना है पोटेंशियल एनर्जी। बताओ ज्यादा बड़ा कौन है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 ऑफ के ई। इसको आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो आप अगर डेरिवेशन भूल भी गए हो तो आप काउंटर चले जाओगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। अब जब आप गैसेस स्टेट पढ़ोगे ना तो वहां पर आपको आएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आएगा, जो कि होता है आपका PV/RT होता है वो। ठीक है, अब हुआ क्या ना कि मेरे पास उस टाइम, अच्छा ये वीडियो बंद है क्या? तो हुआ क्या था उस टाइम कि केवल मेरे पास पता नहीं क्या 3 या 4 मिनट थे जिसमें कि मुझे फाइंड आउट करना था। इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला होता है हमारे पास कि जैसे क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3B और वो सारी चीजें। तो भाई मैं इतना टेंशन में था ना कि मैं फॉर्मूला ये इसका तक भूल गया था, जबकि ये फॉर्मूला मतलब कि अब 11-12 का जो बिल्कुल होता है ना, जो बच्चा नहीं भी पढ़ता है ना वो बता देगा भाई कि ये वाला फॉर्मूला क्या है। लेकिन ये फॉर्मूला मेरे दिमाग से चला गया था। लेकिन अच्छा ये मेरे साथ ये था कि मुझे ना जेडसी का वैल्यू याद था कि भाई वो 3/8 होता है। तो इससे जस्ट फिर मैंने ऑपोजिट में डिराइव करा कि नहीं भाई जेडसी इक्वल टू 3/8 है, मतलब कि VC इक्वल टू 3B होगा और वो PC इक्वल टू A/27B स्क्वायर होगा और TC इक्वल टू 8A/27RB होगा। तो कई बार होता है कि आप उल्टा भी चीज को ध्यान रखोगे ना, डिराइव करने में वो आसानी हो जाता है उल्टा सीधा करके। तो ये वाला इसी कारण मैंने बोला कि भाई इसको आप रट्टा लगा कर रखना थोड़ा सा। तो ये हो गया EN इज इक्वल टू दिस। अब EN इज इक्वल टू ये हो गया, मतलब क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ हाफ ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाई R। ठीक है, अब यहाँ पर R का आप वैल्यू पुट करोगे जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था पिछले वाले में। तो आप इसको लिख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ RN है बेसिकली, मतलब वो तो बार बार छोड़ सकते हो, बार बार लिखने का मन नहीं है तो पुटिंग वैल्यू ऑफ RN, और इसको आप कुछ नेम दे दो, लेट से B। पुटिंग वैल्यू ऑफ RN in B, तो EN is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और RN का वैल्यू भी क्या निकाला था, निकाला था ZE स्क्वायर, तो पहले वाला हो गया एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर बाय
पाई m e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर बाई z। तो क्या हुआ अपना, z से z काटो, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट काटो, और क्या कट जाएगा, e स्क्वायर से अपना e स्क्वायर काटो। और कुछ कटेगा क्या? सर उल्टा लिख दिया, 1/, आएगा ना। ओ अरे हाँ, तभी तभी ठीक ठीक, हाँ तभी तो बोला कि 8 वाला वो वैल्यू कहाँ चला जा रहा है। हाँ, इसका रेसिप्रोकल लिखना है ना, -1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर इंटू इसके जस्ट उल्टा एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपना पाई m e स्क्वायर, और ये हो गया z। ठीक है, Yes. तो ये बेसिकली हो जाएगा अपना -me4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर, उड़ा दो पाई से पाई, एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, और ये हो गया अपना z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अब देखो, गलती मैंने ये करा था कि पहले अटेम्प्ट में, पहले मीन्स में इसको ही मैंने रट्टा लगाने की कोशिश किया था कि भाई कहीं वो ये ना पूछ दे कि en इज इक्वल टू बताओ मतलब कि वो, लेकिन आपको इतना जो कॉम्प्लेक्स वाला है सारा वैल्यूज रट्टा नहीं लगाना है। लेकिन हाँ, डेरिवेशंस कैसे होने आपको ध्यान रखना है कि इन केस मान लो कि वो 10 नंबर का पूछ दिया है कि डिराइव की फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो ऐसा नहीं करोगे आप कि भाई सिंपल आप यहाँ से en इज इक्वल टू ये रखोगे और वो जो आगे जो फॉर्मूला बताने वाला हूँ उसको आप यूज कर डालोगे। ऐसा नहीं करना है आपको, आप प्रॉपर यहाँ से दिखाओगे कि भाई देखो हम एनर्जी ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं और इस तरीके से हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है, समझ रहे हो सारे लोग ना? तो अगर चाहो तो यहाँ पर अगर आप बाद में मान लो भूल जाओ ना, तो भाई इस इसको लिख भी दिया करो कि भाई ये वाला इतना कॉम्प्लेक्स रट्टा नहीं लगाना है आपको, नहीं तो फिर वहां टाइम जाएगा जहां पर काम का नहीं है। आगे चले ना। तो आपका जो En है, जब वो सारे कांस्टेंट वगैरह का वैल्यू रखोगे आप ना, तो उसका वैल्यू आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू, या फिर इसको ऐसे रख दो -13.6 इलेक्ट्रॉन, अरे यार, जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एटम की एनर्जी है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो जूल वगैरह में, तो वो भी आप लिख लो कि -2.18 इंटू 10 टू द पावर -19 18 जूल पर एटम। और ये हमने कैसे मालूम किया होगा, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई किया होगा इस चीज को, इसी कारण यहाँ पर आए हैं। अब मुझे मालूम करना है कि भाई इसको ना हमें कन्वर्ट करना है मोल्स में, तो मोल्स में करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो इसी को आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे -2.18 इंटू 10 टू द पावर -19, और इंटू कर दोगे आप एवोगाड्रो नंबर से 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर मोल। और ये आपका दे जाएगा, कितना दे जाएगा ये, -1312 किलो जूल पर मोल। और ये तो हर बार होगा ही होगा, जी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर सब में, क्योंकि ये तो ये जो मैंने लिखा है ना, बस इसका ये अलग अलग फॉर्म्स लिखने का है। ये वाले पार्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से जूल पर एटम आ गए हैं हम,
और यहाँ पर किलो जूल पर मोल से, और अब यहाँ पर मल्टीप्लाई तो करेंगे ये वाला। किसी को दिक्कत नहीं ना कुछ भी? तो अब लिखो कि नोट हाईएस्ट एनर्जी इज lowest energy is for n is equal to 1 called ground state. n is equal to 1 called ground state. तो for H atom जब n is equal to 1 रहेगा तो आप देखोगे इसकी कितनी एनर्जी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाओ, इसको थोड़ा ऐसे बनाओ। n is equal to 2 रहेगा, ये एनर्जी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n is equal to 3 रहेगा तो इसका एनर्जी होगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n is equal to 4 रहेगा तो ये हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा देख लेना वैल्यूज यार, क्योंकि ये मुझे याद है, मतलब जब मैंने जेई वगैरह पढ़ाता हुआ ना तब से मेरे को वैल्यूज याद है। हो सके थोड़ा बड़ा फिसल गया होगा। 13.4 4 3.4 हो गया, नहीं ठीक है, सारा वैल्यूज ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, इस सबसे हाँ, और सबसे बिल्कुल आप चले जाओ इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पे कितना एनर्जी होगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा एनर्जी इन्फिनिटी पर। तो भाई एक तो पहली बात आपने ये देखा कि मैंने इस तरीके से क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि जो पहला वाला जो एनर्जी गैप है ना वो अपना है सबसे ज्यादा, मतलब क्या है कि डेल्टा E2 माइनस E1 कह दो, और ये अपना डेल्टा 3 माइनस 2 कर दो। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना ये एनर्जी गैप वैसे वैसे क्लोज होते जाता है, और इसी कारण आप देखोगे कि कंटिन्यूटी ऑफ एनर्जी मिलते जा रहा है, मतलब कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना तो एनर्जी बिल्कुल क्लोज होती जा रही है। एंड दिस इज कॉल्ड कि भाई पहले जो सिस्टम डिसकंटिन्यूअस था ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो कंटिन्यूअस होते जाता है, और ये कंटिन्यूअस जहां पर एनर्जी है ना दैट इज नथिंग बट कि क्लासिकल मैकेनिक्स वहां पर अप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ पर अपना क्वांटम मैकेनिक्स पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप इसी चीज को नोट करके लिख लो, ये सारे वैल्यू लिखने के बाद नोट करके कि पहली बात तो ये कि नेगेटिव साइन shows stability of electron, on increasing quantum number energy of electron increases, ये इंक्रीज कर रहा है ना क्योंकि -3.4 ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू -13.6 वाले से। तो ऑन इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर इन energy of electron increases and becomes more and more unstable, and becomes more and more unstable.
ठीक है यहां तक? साथ में लिखना। अब देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट 1 पर है ना, तो 13.6 पर मान लो उसकी एनर्जी है। तो मान लो कि उसको हमें आयोनाइज करवाना है, मतलब कि अभी वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। आयोनाइज करवाना मतलब बिल्कुल उसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से उसके बाहर कर देना, मतलब कि n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कर देना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो हमें कितनी एनर्जी देनी होगी उस इलेक्ट्रॉन को, ताकि भाई ये उड़ करके ना यहाँ पहुंच जाए। तो भाई -13.6 है, मुझे उसको उड़ा करके पहुंचाना है 0 पर, मतलब 13.6 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने एनर्जी दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन है सो आयोनाइज कर जाएगा। अगर वो n इज इक्वल टू 2 पर था, तो अगर हम उसे केवल 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे, तो वो आयोनाइज कर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ये लिखो, En also shows, En also shows, En also shows energy required for ionization of electron, ionization of electron, ionization of electron from given orbit, from given orbit. From given orbit. ठीक है यहां तक? यस। अब एक क्वेश्चन लिखना, छोटा सा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी of He+2 ion in its ground state। तो सिंपल मान लो कि ये 5 नंबर का है, तो मैं भाई सीधा फॉर्मूला यूज करूंगा। तो भाई हम तो, अच्छा एक चीज और कि कहाँ गया, हाँ कहाँ पर लिखवाया था ये वाले, हाँ ये वाला यहाँ पर चीज। तो यहाँ पर आप ये भी देखो ना कि जो अपना फाइनल एनर्जी है, फाइनल एनर्जी बेसिकली वो क्या है, वो जस्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं उसको, T इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ई। किसी को प्रॉब्लम इससे? नो। क्योंकि आप T इज इक्वल टू है क्या भाई, T इज इक्वल टू पी ई प्लस के ई है, और आप के ई का P का वैल्यू रखो, P का वैल्यू हो गया -2 के ई, अब प्लस के ई तो माइनस के ई हो गया। तो भाई यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख दूंगा एक बार में रिलेशन। तो अपना रिलेशन क्या हो जाएगा कि टी ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ई, ये हो गया, और पी ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2ke। अब मुझे भाई फॉर्मूला जो मालूम है ना, वो टी ई का मालूम है। तो भाई मुझे जो फॉर्मूला मालूम है उसमें क्या करूंगा मैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, कितना हो जाएगा इसका, जेड का वैल्यू कितना है, 2 है इसका वैल्यू, तो 2 स्क्वायर, और एन स्क्वायर का वैल्यू अपना ये 1 होगा ही होगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 13 चौके 52 और 6 चौके 24, तो 54.4, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पर एटम। अब मुझे लिखना है काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा ना, ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी लिखना कितना, क्या करेंगे, और 54 दूनी 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। किसी को प्रॉब्लम इसमें, सॉरी माइनस लगा देना इसमें, ठीक है ना? सब भाग तो नहीं गए ना, कोई तो हो यहाँ पर?
Yes, sir. sir. यस सर। यस यार Yes, हमें sir. लगा कि सब लोग भाग गए कि यार ये सब तो आता है, ये क्या ये सब फालतू का टाइम पास चल रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। पता चला सब लोग निकल लिए और यहाँ पर केवल पार्टिसिपेंट में केवल एक आदमी दिख रहा है और वो मैं। नहीं सर। अभी सर है, बहुत लोग हैं। नहीं, क्लास में लोग निकलते हैं ना, मतलब तो दिखता है कि नहीं भाई निकल रहे हैं। यहाँ पर तो कब निकल लिए कुछ मालूम ही नहीं चला। यहाँ पर वो होना चाहिए कि परमिशन एंटर करने के बाद ना लीव करने का वो परमिशन होना चाहिए यहाँ पर, ऐसे आप निकल नहीं सकते। चलो फिर आगे चले ना। यस सर। तो थर्ड चीज लिखो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपना एनर्जी तक हो गया। थर्ड चीज अपना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम करेंगे। साथ में मैं ये बताते जा रहा हूं कि भाई कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है। ये डेरिवेशन आपको उतना नहीं जरूरत पड़ेगा ईमानदारी से। ये जो एनर्जी वाली है, रेडियस वाली है, वो आपको करनी पड़ेंगे बहुत बार, क्योंकि रेडियस और एनर्जी पूछते रहते हैं, उसका ट्रांजिशन वगैरह वगैरह। तो वो थोड़ा सा वैल्यू एडिशन के लिए आप डिराइव करके दिखा दोगे फटाफट 3-4 लाइन में कि देखो भाई ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे है। लेकिन वेलोसिटी नहीं पूछेंगे, बहुत मतलब नहीं आता है। बट क्योंकि नहीं आता है तो आसान होगा, इस कारण नहीं आता होगा यार, सिंपल सी बात है ना। तो भाई वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो फ्रॉम अजम्पशन ऑफ, अजम्पशन कौन सा लिया था हमने, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। तो वेलोसिटी यहां से कैसे निकाल देंगे, nh बाई 2 पाई mr। अब बस इसी में वो वैल्यू रख दो, nh बाई 2 पाई m, और r का वैल्यू क्या था, अगर मुझे याद है, एप्सिलॉन नॉट m e स्क्वायर, और नीचे में क्या था, जेड स्क्वायर था ना। यस सर। एप्सिलॉन नॉट पाई एम, यार भूल गया क्या मैं भी, एप्सिलॉन नॉट बाई, अच्छा नीचे में रखना है ना आर, तो आर नीचे रखा, फिर से तो कोई गलती कर दिया। तो ये बेसिकली हो जाएगा एन एच बाय 2 पाई एम, और ये आर हो जाएगा अपना एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपना पाई एम ई स्क्वायर जेड। ठीक है ना। तो बस आप ये सारा अपना कटिंग पिटी कर लेना, और इसका वैल्यू हो जाएगा अपना ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू जेड बाई एन। अब देखो ये जो है ना, इसका जो असली वैल्यू है उससे अच्छा मैं याद रखता हूं क्या, वी एन इज इक्वल टू सी बाई 136 जेड बाई एन। सी क्या है यहाँ पर, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये हो जाएगा अपना मीटर पर सेकंड। तो उससे आराम से रख लेना, नहीं तो कहीं कहीं नोट्स पे ना इस वैल्यू को ये लिखा रहता, जिसको याद करना थोड़ा मुश्किल है। सर बोला तो आपने 136 से लिखा 7 है। 136 137 कुछ भी कर दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। ये तो वही बात होगी ना कि 10 रुपए चुरा लिए मैंने मुकेश अंबानी के, तो क्या फर्क पड़ रहा है उसको। यहाँ पर देखो नहीं लिखा, ये मेरे नोट्स मैंने लिखा था ये वाला वैल्यू निकाल करके। नहीं तो कहीं के नोट्स में इसी वैल्यू को ना फिर लिखा रहेगा, ऐसे करके लिखा रहेगा 2.12 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इससे अच्छा है भाई कि आप अपना c बाई 137 कर दो। 2.18 हम्म 2.18 शायद 3.18 शायद, वो 11th में पढ़ा था वो, शायद याद है सब कुछ।
हाँ वही है, उतना ही में आएगा लगभग 2.188 है। तो हाँ तो 19 कर दो और क्या उसको, या 2.2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है उससे। ठीक है ना यहाँ तक। तो यस सर। ये हो गया। अब बस एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो मैंने बताया है ना ट्रिक, वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन इसी के नोट्स में से निकाल दे रहा हूँ मैं, कि ताकि आप लोग फिर अलग से ना करना पड़े, कि Li+2 है, और अपने को फाइंड आउट करना है एनर्जी एंड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो R3 कितना हो जाएगा, सिंपल भाई करेंगे 13.6 इंटू, क्या रखेंगे यहाँ पर ऊपर वैल्यू, 3 स्क्वायर, सर आर में ऊपर में वैल्यू क्या था, ए 3 नॉट स्क्वायर, जेड एन स्क्वायर बाई जेड है ना वैल्यू, तो 1 है ना। तो ये 0.5 एन स्क्वायर का वैल्यू 3 स्क्वायर होगा ना, यस सर 9। 9 होगा ना एन का वैल्यू। देखो आप देखो, ये क्या है ना कि आप इसको भूलना मत, भूलना क्या, आप जनरली भूलोगे क्या, मैं भी ये भूलता था कि ए नॉट में ना आपका लगा है एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, और आपका जो एनर्जी वाला जो है उसमें क्या लगा है आपका 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लगा है उसमें। ठीक है, तो इसमें मैंने ऐसे याद कर लिया कि भाई z और n यहाँ पर दोनों में स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है, और ये स्क्वायर स्क्वायर कहाँ से आया होगा भाई, मैंने मान लिया कि एनर्जी ना दो पार्ट से बना हुआ है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो उससे कुछ मैंने लिंक कर लिया कि हाँ हाँ ठीक है, मतलब जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, और इसका मैंने फिर यहाँ से ऐसे कर लिया था कि हाँ भाई, और उसके जस्ट उल्टा वाला कि भाई एन स्क्वायर बाई जो जेड है वो अपना रेडियस वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे हल्का याद रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इसको भूलना मत इस चीज को। तो एन स्क्वायर और बाई जेड, और इसका जेड वैल्यू कितना होगा, इसका 3 3 हो जाएगा। तो ये अपना हो गया -13.6 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा 39, और 6 3 18, तो 40.8। -13.6 की करते ओ 0.5 सॉरी 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 सॉरी, ये तो रेडियस है ना यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका 0.53 इंटू 3 स्क्वायर बाई 3, तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, और 3 3 9, तो 1.59, कौन सा यूनिट, एंगस्ट्रॉम। यस सर। और अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी, वो तो हमने अभी फाइंड आउट, नहीं वो गलत लगाया था ना फॉर्मूला ही, -13.6, जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका 3 स्क्वायर, एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये तो कट ही जाएगा, हाँ ये तो कट ही जाएगा सर। हाँ, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आ गया। इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन लिखो, एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, व्हाट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड in its transition from in its transition from लेट से कर दो कुछ भी, कुछ अच्छा से जैसे कट जाए अपना, 2 स्क्वायर से नहीं काटो, 3 दूनी 6, या फिर ये कर दो जो इसके नोट्स में है कि 2 to 4 में एनर्जी एब्जॉर्ब कितना होगा, तो डेल्टा ई
अच्छा E2 माइनस E4 करूं या फिर E4 माइनस E2 करूं, ताकि मेरे को सिंपल सी करना है भाई, मेरे को पॉजिटिव निकालना है वैल्यू। E4 minus E2 4 माइनस E4 माइनस E2, 4 माइनस ठीक है। हमेशा आप ये करना फाइनल माइनस इनिशियल करना। अगर पॉजिटिव आए मतलब एब्जॉर्ब हुआ एनर्जी, नेगेटिव आए तो एमिट हुआ है। क्योंकि आप याद करो ना, थर्मो वगैरह आपने पूरा कर लिया होगा, तो जब भी हीट अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसका साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। मतलब कि नेगेटिव मतलब एनर्जी निकल रही है, पॉजिटिव मतलब एब्जॉर्ब हो रही है। तो आप हमेशा करना क्या, इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, फाइनल में क्या करोगे, आप करोगे -13.6 और आपकी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर करना है ना, तो ये आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर और ये माइनस साइन -13.6 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करो फटाफट इसको। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो मुझे जो भी यहाँ पर एनर्जी मिलने वाला वो कौन से टर्म से मिलने वाला है? सर Z बाय N है ना? हाँ हाँ, तो वही तो करा ना मैंने, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। नहीं, आपने n n स्क्वायर बाई स्क्वायर बाय z स्क्वायर नहीं होगा। नहीं, जेड स्क्वायर तो ही तो है ये इसका। लिथियम है, जेड तो 3 आएगा, लिथियम है। Z एटॉमिक सॉरी नंबर सॉरी होता सॉरी, है। अरे ये ऊपर कर दिया इसको, सॉरी यार, ये अपना 3 स्क्वायर होगा और ये अपना 4 होगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। ये अपना 3 स्क्वायर होगा, ये 4 स्क्वायर होगा और ये अपना 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। यस, तो आप इतना कॉमन ले लो ना, 13.6 और 3 स्क्वायर को, और फिर उसके बाद कर दो। तो इसके यहाँ पर जो भी एनर्जी आएगा वो कौन से फॉर्म में आने वाला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। रुक जाओ भाई अमित पटेल, 2 मिनट रुक जाओ अभी। ये यहां तक हो गया, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका है फाइंड आउट इट्स लैम्डा, फाइंड आउट इट्स लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो सुनो, आप कायदे से दिखाओगे यही एग्जाम में कि भाई E इज इक्वल टू ना HC बाई लैम्डा होता है, ठीक है। और लैम्डा इज इक्वल टू आपका होता है, क्या हो जाएगा कि HC बाई E। और यहाँ पर आप सारी चीजें लिखोगे जरूर, 3.3 वगैरह 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 सारी चीजें पुरानी कहानी लिखोगे पूरा। लेकिन आप अपना चुपके से साइड में कौन सा वैल्यू यूज कर लो, कौन सा ट्रिक यूज कर लोगे, 12,400 करोगे और नीचे में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी दिया हुआ है ना यहाँ पर, इसको पुट करोगे और सीधा यहाँ पर आंसर लिख दोगे। क्योंकि आप कैलकुलेटर में इतना फीड भी करोगे ना, H का वैल्यू रखोगे, C का वैल्यू रखोगे, E का वैल्यू रखोगे, क्योंकि E का वैल्यू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, क्योंकि आप पहले यहाँ पर क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा SI यूनिट निकाल रहे हो। SI यूनिट में निकल कर आएगा यहाँ पर लैम्डा मीटर में, फिर उसको आप मल्टीपल करोगे 10⁻10 से, ताकि वो अपना आए एंगस्ट्रॉम में। तो उससे अच्छा 2 मिनट बचा लो ना, ये वाला फटाफट करके दिखाने के लिए मैंने दिखा दिया कि हाँ भाई देखो, हमने तो बिल्कुल बढ़िया फॉर्मूला यूज करा है सर, हमने कोई चोरी चमारी नहीं की है। ठीक है सबको? यस सर। तो यहाँ तक आप लोग कर लेना। तो और इसके बाद ना एक बार नोट्स को गो थ्रू कर लेना, तो यहाँ तक अपना ना काफी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह पर आ जाएंगे, तो रिडबर्ग फार्मूला वगैरह, तो फिर हो जाएगा खटाखट।